ओके, तो जो टर्म कम्युनिकेशन है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिस से। इसका मतलब होता है कि मीनिंग हैव समथिंग इन कॉमन और एस्टैब्लिशिंग कॉमननेस। कोई भी चीज है ना उसके आपस में एक कॉमननेस को एस्टैब्लिश करना। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी परिवेश में जो चीजें चल रही है वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन होगी। तो कम्युनिकेशन इज सेड टू टेक प्लेस वेयर एन एरिया ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस एग्जिस्ट। कम्युनिकेशन जो संचार है जो संप्रेषण है वो वैसी ही जगह पर होगा जहां पर अ, जो लोग उसके हिस्से बन रहे हैं उनके बीच में एक कॉमन एक्सपीरियंसेस होगा। कुछ कॉमन होगा तभी जाके आप संचार के प्रोसेस में कम्युनिकेशन में भाग ले सकते हो। तो एक है डेनिस मैकक्वेल, इनका कहना है कि कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है जो कि इंक्रीज करती है क्या कॉमनैलिटी को, समानता को बढ़ाती है। संचार एक ऐसा प्रक्रिया है जो समानता को बढ़ाती है। इनका कहना है कि ही डिस्क्राइब्स ह्यूमन कम्युनिकेशन एज सेंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑफ मीनिंगफुल मैसेज। इनके अनुसार क्या है, जो मानव संचार है, जो इंसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या है कि आप एक मीनिंगफुल मैसेज का आदान प्रदान करते हो आपस में। ये कहना है डेनिस मैकक्वेल का। इसी तरीके से है चार्ल्स मॉरिस, इन्होंने दो डेफिनेशन दिए संचार को लेकर। एक ब्रॉडर है, उनका कहना है कि जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन एज, सामान एक समानता की स्थापना करना। और इनका ये भी कहना है कि इसमें हम साइंस, यूज ऑफ साइंस टू एस्टैब्लिश अ कॉमन ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आप अलग तरह के साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो उस समानता को इस्टेब्लिश करने में आपस में, जहां पर भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे दो इंसानों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। मान लो एक साइन बोर्ड है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट होता है ना, रेड है, ग्रीन है, येलो है, इस तरीके से। तो ये भी क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है जो लोग सड़क पर राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है कि सबके लिए कॉमन रूल है जो सबको फॉलो करना है। ठीक है। एक है जॉर्ज लर्नबर्ग, इनका कहना है कि यूजेस कम्युनिकेशन रेटिकुलर इंटरेक्शन बाय साइंस एंड सिंबल्स, कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है अलग अलग साइंस और सिंबल्स के बीच में। एक है बेकर ब्रॉनेल, ये दो टर्म यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एक है डायरेक्ट प्रत्यक्ष और दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, द फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल विद वन अनदर। जो प्रत्यक्ष रूप का जो कम्युनिकेशन है वहां पर आप जो आपस में जो लोग है वो एक दूसरे की पहचान करते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर इन समथिंग कन्वर्टेड इन सिंपल, कि जैसे ट्रैफिक लाइट है तो रेड लाइट का मतलब है कि आपको स्टॉप करना है ना। तो ये सिंबल है, आप इसको कन्वर्ट करते हो एक मीनिंगफुल मैसेज में। ये होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष संचार। एक है थियोडर न्यूकॉम, वो डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन को एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर लोग इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे है ना, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो ये वही करते हैं कि जो लोग हैं वो अपना एक छाप, एक इन्फ्लुएंस लोगों पर छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, बहुत ही अच्छा ऑरेटर आ गया, बहुत अच्छे से आपको चीजें डिलीवर कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो उसका एक इन्फ्लुएंस, इसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है। तो ये कहना है कि इनका थियोडर न्यूकॉम का। एरिस्टोटल, ये सबसे पहले है जिन्होंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी। इन्होंने तीन एलिमेंट आइडेंटिफाई करी जिसको वो कहते हैं स्पीकर, जो वक्ता है, स्पीच मतलब भाषण, और दर्शक ऑडियंस। तो ये और स्टेटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आपको ये तीन एलिमेंट मिलेंगे, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो है हैरोल्ड लैसवेल का और डेविड बर्लो का। इस मॉडल के अनुसार किसी भी संचार में आपको चार एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक है सोर्स, स्रोत, संदेश मैसेज, चैनल और रिसीवर। इसको बोलते हैं SMCR मॉडल। सोर्स, स्रोत, मैसेज, संदेश, C से चैनल, R से रिसीवर। ठीक है।
तो सेंडर कौन होता है? सेंडर और सोर्स में भी इंडिविजुअल, या कोई, या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, या कोई भी एक मीडियम हो सकता है जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, प्रेषक है। इंडिविजुअल क्या करेगा? बोलेगा, लिखेगा, ड्रॉ करेगा जेस्चर के थ्रू। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। पब्लिशिंग हाउस है तो वो कुछ मटेरियल, जर्नल्स, बुक्स वगैरह पब्लिश करेगा। टेलीविजन स्टेशन के माध्यम से, या फिर मोशन पिक्चर स्टूडियो। ये सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सेंडर है ये लोग। सेंडर क्या हो सकते हैं? तो ओरली बोलेंगे, लिखकर, ग्राफिक साइंस के थ्रू, या सिंबल्स के थ्रू। ये सारे के सारे क्या हो गए? सेंडर्स हो गए। ठीक है। फिर जो आपका मैसेज है, जो संदेश है, वो किस चीज का बना होगा? या तो साइन का होगा, या सिंबल का, या फिर कोड करेंगे आप उस सिग्नल्स को जो कि कुछ रिप्रेजेंट करता हो। जो भी आप संदेश दे रहे हो वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मैसेज कैसे हो सकता है? या तो आप पेपर पे इंक से लिख दे रहे हो, या साउंड वेव्स है, इलेक्ट्रिक करंट के इम्पल्स है, हाथ के जेस्चर है, हाई बाय कर रहे हो, हवा में फ्लैग है, मतलब कुछ भी चीजें जिससे एक मैसेज निकल कर आ रही है ऑडियंस के लिए, है ना। मैसेज जो है वो एनकोड होता है। अब जिसको वो संदेश मिल रहा है वो उसको अपने अनुसार डिकोड करेगा, अपने अनुसार उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि मैसेज का मीनिंग क्या है और क्या नहीं है। तो ये हाईली क्या है? सब्जेक्टिव है। विल्वर श्राम, इनका कहना है कि जो मैसेज है वो बहुत सारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तभी जाके जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, जो प्रतिक्रिया चाहिए रिसीवर से, वो हमें मिल सकता है। इनका कहना है कि द मैसेज मस्ट बी सो डिजाइन एंड डिलीवर्ड एज टू गेन द अटेंशन ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस। जिस भी ऑडियंस के लिए, जिस भी दर्शक के लिए आपने वो मैसेज ड्राफ्ट किए हैं, जो मैसेज बनाए हैं, वो इस तरीके से डिजाइन और डिलीवर हो ताकि आप उसका, उनका अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर सके, तभी वो आपके मैसेज की तरफ ध्यान देंगे। द मैसेज मस्ट एम्प्लॉय साइंस that refer to the experiences common to source and receiver so as to get the meaning across। आप मैसेज में जो भी साइन सिंबल यूज कर रहे हो, वो साइन सिंबल की जानकारी रिसीवर के भी पास होना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि आपका मैसेज क्या है। द मैसेज मस्ट अराउज द नीड्स इन द रिसीवर एंड सजेस्ट सम वेज टू मीट द नीड्स। जो भी आप संदेश भेज रहे हो, जो रिसीवर को मिल रहा है, उसमें ये हो कि वो रिसीवर के नीड के अनुसार हो, उनकी जो जरूरत है वो उसको फुलफिल कर सके, तभी वो उस चीज पर ध्यान देंगे, उस चीज पर अटेंशन देंगे। The message must suggest a way to meet these needs which is appropriate to the context in which the receiver finds himself or herself at the time when he or she is moved to make the desired response। जो भी संदेश है वो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए रिसीवर के लिए, ताकि रिसीवर जब उस मैसेज से सेटिस्फाई होगा कि उसे जो चाहिए वो मिल रहा है, तो हो सकता है फिर वो अपना रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड देगा। जैसे ही वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया? इफेक्टिव है, असरदार कम्युनिकेशन है। अब एक है चैनल। चैनल क्या है? कि वो एक मीन्स है जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हो, है ना। एक सेंडर हो गया, उसके पास एक मैसेज है। अब ये मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए आपको एक चैनल चाहिए, है ना। चैनल में क्या क्या हो सकता है? कोई भी फाइव सेंसर, इन फाइव सेंसर के थ्रू आप सेंड कर सकते हो रिसीवर को, देख के, छू के, सुन के, सूंघ के, टेस्ट करके, इस तरीके से। रिसीवर को हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, इकलौता आदमी, या फिर एक ग्रुप हो सकता है, एक भीड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि उस मैसेज को रिसीव कर सकता है, या तो पढ़कर, सुनकर, देखकर, किसी भी तरीके से। मतलब अपने उनके फाइव सेंसेस है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके वो उस मैसेज को रिसीव कर सकता है, समझ सकता है। द सेंडर मस्ट कॉन्स्टेंटली कीप द नीड्स, जो सेंडर है, जो प्रेषक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, वो रिसीवर की जरूरत के अनुसार, उसकी क्या एस्पिरेशन है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, उस अनुसार उसको वो सर्व करे। विल्वर श्राम बात करते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब मान लो दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, है ना, किसी भी टॉपिक पर। अगर उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा है दोनों का, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कि वो फर्दर बाद में आगे चलकर भी
किसी और टॉपिक पर, किसी और चीज पर आपस में बात करें, है ना, कम्युनिकेट करें। अब जो सोर्स है, जो स्रोत है न्यूज मैसेज का, आप उसको एनकोड करते हो, जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। क्योंकि किसी भी मैसेज को डिकोड करने को मैंने क्या बोला है, वो सब्जेक्टिव है, वो अपने अनुसार उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस चीज को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी दो लोगों के बीच में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कॉमन नहीं है, तो वहां पर कम्युनिकेशन का होना असंभव हो सकता है। कुछ कॉमनैलिटी आना चाहिए, जो भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई ग्रुप कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां पर कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है, वरना जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली फ्लोट नहीं करेगा। यही है जो विल्वर श्राम बात कर रहे हैं। जो सेंडर है इसे खुद की फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, जो रिसीवर है डिकोडर है, इसे खुद की फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, बीच में आपका मैसेज है, तो किसी न किसी चैनल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड। अब हम एक एक करके थोड़ा देखेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स, इंपॉर्टेंट है ये। तो 1948 में आता है लैसवेल मॉडल। ये एक लीनियर मॉडल है, वन वे भी हो सकता है, मतलब आपने सेंडर है और रिसीवर तक पहुंच गया, वन वे हो गया। टू वे भी हो सकता है कि रिसीवर भी सेंडर को कुछ रिप्लाई दे रहा है। फिर लैसवेल मॉडल 1948। फिर है गवर्नर मॉडल 1956। ये इट्स इज कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू alternate dimensions, the perceptual or the receptive and the communicating or means and control dimension। मतलब इनका कहना है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रक्रिया है, उसमें दो डायमेंशन की बात करते हैं। एक है जो परसेप्शन है, किस किस परसेप्शन से आपने उस मैसेज को एनकोड किया और किस परसेप्शन से उसको रिसीवर ने परसीव कर लिया। और दूसरा है कि जो अंडर कम्युनिकेटिंग और मीन्स एंड कंट्रोल डिमेंशन, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में, उसमें आप कितना कंट्रोल कर रहे हो, किस तरह की बातें को इधर से उधर करना है, किस तरह की बातों को फीडबैक को तवज्जो देना है, किसको इग्नोर कर देना है। जो मेरिट है गवर्नमेंट मॉडल का, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कल्चर पे एम्फेसिस करते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो परसेप्शन बन रहा है सेंडर और रिसीवर का, वो कल्चर से डिटरमाइन होता है ना। ह्यूमन परसेप्शन डिटरमाइंड बाय द कल्चर, जो उनकी खुद की संस्कृति है उसके अनुसार वो डिटरमाइन होता है। Consequently, it helps to explain different reception and interpretation। तो इससे क्या होगा, अलग अलग संस्कृति है तो अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा सेम मैसेज का अलग अलग ऑडियंस के लिए। जैसे इंडिया है ना? अब अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग कल्चर है, सेम मैसेज इस पॉकेट में उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, सेम मैसेज का मीनिंग इस साइड कुछ और हो जाएगा, इस साइड कुछ और हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की संस्कृति पे, वहाँ के लोकेलिटी पे। काट्स ने 1957 में एक मॉडल दिया जिसका नाम है इंटरमीडियरी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात करते हैं कि जो गेट कीपर्स है, जो इंटरमीडियरीज है, ये सेंडर है या रिसीवर है, इसके बीच में जो इंटरमीडियरीज है, जो बिचौलिए लोग हैं, वो किस तरीके से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, क्या आगे जाना चाहिए क्या नहीं आगे जाना चाहिए। ये गेट कीपर्स है, तो इनके पास बहुत बड़ा पावर होता है कि वो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं कि ये वाला इंफॉर्मेशन इस रिसीवर तक जाना चाहिए या नहीं, या जो रिसीवर फीडबैक दे रहा है वो इस सेंडर तक जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर गेट कीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी याद रखना। गेट कीपर क्या है? इंटरमीडियरी है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में रहता है, और वो कई बार मैसेज को सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके आगे बढ़ाता है और कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को। 1960 में भी जो हमने बताया एसएमसीआर, ये बड़लो साहब ने दिया है मॉडल। इन्होंने 6 एलिमेंट बताए हैं कम्युनिकेशन के। एक तो सोर्स, जो मैसेज दे रहा है, फिर उसको एनकोड करना, जो आपके पास सोर्स है। अब आप उस सोर्स, आपको नॉलेज मिल गई, ये मैसेज है, अब आप उस मैसेज को किस तरीके से आप एनकोड करते हो, किस तरीके से आप उसको कंपाइल करते हो। फिर मैसेज बन के वो आगे जाता है, चैनल का हेल्प लेता है, चैनल के माध्यम से वो डिकोडर तक जाता है,
डिकोड होता है, रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये 6 कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है जिसकी बात करता है बर्लो। 1960 में ये मॉडल दिया था, एसएमसीआर मॉडल। इसमें 6 एलिमेंट्स। फिर है एक लीगेंस मॉडल, ये 1961 में आता है। इनका फोकस है किस पर? कम्युनिकेटर पर। जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, उनका पूरा फोकस किस पर है? कम्युनिकेटर पर। जो मैसेज है उस पर क्या आप चैनल इस्तेमाल कर रहे हो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए, सेंडर से रिसीवर तक? मैसेज का क्या ट्रीटमेंट है? जब रिसीवर के पास मैसेज गया तो वो उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो उस मैसेज को किस तरीके से ले रहा है। फिर इसमें ऑडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिसीवर ही क्या बनेगा? ऑडियंस बनेगा। अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये लोग फीडबैक क्या दे रहे हैं वापस सेंडर को। ये लीगन मॉडल है 1961 का। फिर है एक हेलिकल मॉडल जो 1967 में देते हैं फ्रैंक डांस नाम के व्यक्ति ने। इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये लीनियर है, सीधा सीधा चलता है, साथ में सर्कुलर सर्कुलर भी चलता है। मतलब जो सर्कल है वो लीनियर चलता है लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ता है गोल गोल। इसमें आप लीनियरिटी को और सर्कुलरिटी को अलग अलग तोड़ नहीं सकते, ये दोनों इकट्ठा चलेगा। अब कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो सेंडर है रिसीवर तक जा रहा है, ये जा रहा है इस तरीके से, लेकिन सर्कुलर होगा कि बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ते बढ़ते रिसीवर तक पहुंच रहा है। ये हेलिकल मॉडल। ये स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है कि लीनियरली आप ऊपर की तरफ सर्कुलर वे में मूव करते चले जा रहे हो, जैसे स्प्रिंग होता है ना, उसी तरीके से है। एलेक्स फिश, ठीक है, इन्होंने 3 मॉडल दिया। एक है ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल, मतलब सीधा सीधी, यहाँ सेंडर है यहाँ रिसीवर है, चैनल है बीच में और मैसेज पहुंच गया। इंटरेक्टिव मॉडल में क्या होता है? सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, फिर रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजेगा, मतलब फिर रिसीवर सेंडर बन जाता है और सेंडर रिसीवर बन जाता है। यहाँ पे फीडबैक का चीज आ जाएगा। फिर हो सकता है रिसीवर ने जो सेंडर को भेजा, फिर सेंडर रिएक्ट करके रिसीवर को कुछ मैसेज भेजेगा, तो उस केस में क्या होगा? ये रिसीवर फिर से सेंडर बन जाएगा और ये सेंडर जो है वो फिर से रिसीवर बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात होती है कि जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है रिसीवर और सेंडर के बीच में, है ना, यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इनके खुद का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, इनका खुद का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, वो उसी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार इनको फीडबैक देंगे, फिर ये रिप्लाई बैक करेगा, फिर ये फीडबैक तो इस तरह से चलते रहेगा। तो एलेक्स फिश ने 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, ठीक है। एक है मास मीडिया मॉडल, इसमें इन 3 चीजों पे देखना। एक है ट्रांसमिशन मॉडल, कि आपको किसी मास को सिर्फ और सिर्फ मीनिंग, कोई भी चीज का मीनिंग जो है वो आपको उन तक पहुंचा देना है। मान लो कोई एजुकेशनल चैनल चल रहा है ना, तो टीवी के थ्रू आपको बच्चों तक वो इंफॉर्मेशन, वो मीनिंग, वो कंटेंट, वो कॉन्सेप्ट बता देना है। इसमें नेक्स्ट आता है रिचुअल या एक्सप्रेशन मॉडल। इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है जो इंटरप्रेट करेगा, जो ऑब्जर्वर है, जिस तक वो न्यूज पहुंच रहा है ना, जिस तक ये न्यूज पहुंच रहा है वो किस तरीके से इस मैसेज को अपने अनुसार इंटरप्रेट करता है। और एक है अटेंशन गेनिंग मॉडल, टीआरपी वाला खेल, कि आप कुछ इस तरीके से मसाला मिर्ची टीवी पर प्रेजेंट करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो इंगेज हो, ज्यादा से ज्यादा मास इंगेज हो, और वो आप उनका अटेंशन ग्रैब करके रखो, आई बॉल्स। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या है? एक तो हो जाएगा इंट्रापर्सनल, कि आप खुद से बातें करते हो, खुद खुद सोचते हो अपने दिमाग में क्या चीजें चल रही है नहीं चल रही है, या तो आप मेडिटेट करते हो, कंटम्पलेट मतलब चिंता करते हो। इसमें एक टर्म है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप डिवाइन से बात करने का दावा करते हो कि हम परमात्मा से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस इंट्रापर्सनल में क्या है? इंसान सिर्फ खुद अकेले है, मान लो मिरर के सामने वो कुछ बातें कर रहा है ना, तो वो इंट्रापर्सनल है, खुद के साथ। फिर है इंटरपर्सनल, इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए होंगे, यहाँ पर डायलॉग होगा आपस में, लोगों के कॉन्वर्सेशन होंगे, वो अपने व्यूज को, अपने विचार को आदान प्रदान करेंगे डायरेक्टली, बिना किसी
डिवाइस की। एक तो वो है, या फिर आप फोन के थ्रू भी बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, डायरेक्ट होता है, इंटीमेट है, और इसमें आपका वर्बल इंटरेक्शन और जेस्चर्स ये सब शामिल होते हैं। अगर आप फोन पर बात कर रहे हो वर्बली, जेस्चर आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। फिर है एक ग्रुप, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं। इसमें क्या है, जिस जैसे जैसे नंबर ऑफ रिसीवर बढ़ते जाएगा, उससे क्या होगा, ग्रुप बड़ा होते जाएगा, तो इफेक्टिव जो इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन का, वो कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही संख्या बढ़ेगी रिसीवर की, जो इंटरेक्शन है सेंडर के साथ वो कम होगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अगर मान लो पहले 3 लोग थे और एक सेंडर था, तो यहाँ पे हो सकता है अच्छे से ये लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे, फिर जैसे संख्या बढ़ते चली जाएगी, जो इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है सेंडर के साथ वो कम होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस है वो हैम्पर होगा। फिर है एक मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी होती है, हेट्रोजेनस। फॉर एग्जांपल जो टीवी न्यूज चलाती है, तो पूरे पूरे बहुत बड़े ऑडियंस के लिए वो चलती है ना। और ये जो ऑडियंस है वो कैसी होगी, हेट्रोजेनस, आपस विषम होगी, वो आपस में एक जैसा सोचते नहीं होंगे, एक जैसा समझते नहीं होंगे। तो ये होता है मास, मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए आप कम्युनिकेशन सेटअप करके रख रहे हैं। कम्युनिकेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये देख कंटिन्यूअस है, चलते रहेगा। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली चलेगा, या फिर इंट्रापर्सनल भी है, अगर इंसान खुद से ही देख रहा है, सोच रहा है, तो भी खुद के अंदर। ऑल परवेजिव, व्यापक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कम्युनिकेशन एक बड़े ब्रॉड स्केल पे व्यापक तौर पे भी कर सकते हो। टू वे प्रोसेस है, क्यों, जब एक इंसान बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा रिएक्ट करेगा, फिर ये सुनेगा, तो टू वे प्रोसेस है। इसमें हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होगा कि आप जो भी बातें कर रहे हो, जो कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में, वहां पर हमेशा आपके पास एक संदर्भ होगा। या तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा कि आप किस जगह पर बात कर रहे हो, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी में या किस तरीके से माइंडसेट से आ रहे हो, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कि आप जो दो लोग बात कर रहे हैं वो आपस में फ्रेंडली है कि नहीं, फॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, इनफॉर्मल, टेम्पोरल, किस समय, सुबह के समय, दोपहर के समय, रात के समय, इस तरीके से। कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जो भी कम्युनिकेशन में, संचार में आदान प्रदान होता है, वो सिमेट्री पे है, मतलब जो सामने वाला बोल रहा है दूसरे को, वो दूसरा वाला उसको रिसीव कर रहा है पॉजिटिवली, और उसको कॉम्प्लीमेंट करके फिर आगे कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है। कॉमन लैंग्वेज, जो आपस में बात कर रहे हैं भाषा कॉमन होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड्स, एक जब उनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी है तभी वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। मैसेज जो आप दे रहे हो उसमें कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, सार होना चाहिए, तभी जाके रिसीवर सुनेगा। आप जेस्चर्स के थ्रू भी, अपने इशारों के थ्रू भी अपने बात को कह सकते हो दूसरे को। कम्युनिकेशन का मैक्रो फंक्शन क्या है, देखो, एक है इमोटिव। इमोटिव मतलब जो आपके इमोशंस है, जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है, आप उसको एक्सप्रेस करते हो किसी दूसरे को। दूसरा है डायरेक्टिव, आप उसको डायरेक्ट करते हो किसी काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी पिलाओ। एक है फैटिक, फैटिक में क्या करते हो, हाय हेलो कैसे हो, अच्छे हो, इस तरीके की चीजें। पोएटिक मतलब आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो बड़ा पोएटिक होता है, उसके मल्टी मेटाफर्स का आप इस्तेमाल करोगे। फिर है एक रेफरेंशियल फंक्शन, मतलब वो किसी भी मैसेज जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, वो होता है रेफरेंशियल। क्या आपको किसी भी इंसान को कुछ मैसेज देना है, तो उस मैसेज को आप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हो, किस तरीके से उसको बना के फिर उन तक पहुंचाते हो। एक है मेटालिंग्विस्टिक। मेटालिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज का जो कोडिंग है, जो ग्रामर है, उस पर ध्यान देते हो। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में विल और शैल का यूज दोनों करेक्ट है। पहले इसके रूल्स होते थे कि कहाँ पर विल लगाना है, कहाँ पर शैल लगाना है, आई के साथ शैल लगेगा कि आई के साथ विल लगेगा। फिर है कॉन्टेक्चुअल, कि आप किसी भी पर्टिकुलर काइंड का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि राइट अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया कि अभी, टेम्पोरल भी क्रिएट कर दिया कि अभी इस समय हम मीटिंग शुरू करते हैं। तो
कॉन्टेक्चुअल हो गया कम्युनिकेशन। फिर है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नई चीजों को सीखने के लिए अपने आसपास। तो दैट्स इट, ये था कम्युनिकेशन। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर आप चैट बॉक्स में देना शुरू करो। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल क्यूज प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर कैन बी कंसीडर्ड एज। जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, आमने सामने, जो इशारा प्रोवाइड कर रहा है नॉन वर्बली, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले कुछ, गैर मौखिक रूप से, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, फीडबैक, डिकोडिंग, फिजिकल नॉइज या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? क्या होगा? सदफ ने फोर्थ बोला है, एनीवन एल्स? जब आप आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हो किसी दो इंसान, तो वहां पे वो इशारे से कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, वो फीडबैक दे रहा है, डिकोड कर रहा है, शोर मचा रहे हैं, या फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? तो वो फीडबैक दे रहा है एक्चुअली। देखो रिसीवर है ना, जैसे ही रिसीवर रिएक्ट करेगा सेंडर की तरफ, कुछ भी मैसेज भेजेगा, उसको कहते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन compatibility बिटवीन इंडिविजुअल्स इज रूटेड इन। जो व्यक्तियों के बीच संचार संगतता किसमें निहित है? स्टीवर्डशिप में, इंटरेस्ट इन मीडिया, एम्पैथी या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस? जो दो लोग आपस में बात कर पाते हैं, बोलते हैं ना कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं, तो वो किस चीज के कारण डेवलप होती है? नेतृत्व के कारण, मीडिया में रुचि के कारण, या फिर एम्पैथी, या फिर बाहरी प्रभाव? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सेकंड। ओके, एनीवन एल्स? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड। जब तक आप दो लोगों के बीच में एम्पैथी नहीं होगा, वो दो लोग आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर रहे एक दूसरे के सिचुएशन को, तब तक वो जो कॉम्पेटिबिलिटी है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो डेवलप नहीं हो सकती है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस तरह का होता है कि इसमें ना मिक्स रहेगा, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, फिर इधर सेंडर है, इधर रिसीवर है, आपस में इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन का फॉर्मेट रहता है। ये है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो क्या क्या एडवांटेजेस है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के? स्मूथ फ्लो ऑफ एडवर्स कमेंट्स, प्रतिकूल टिप्पणियों का स्मूथली फ्लोट करना, नोइंग द मोराल इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में मनोबल को जानना, स्प्रेड ऑफ प्रोपेगेंडिस्ट व्यूज, टू नो द इम्पोर्टेंट इश्यूज फेस्ड बाय द एम्प्लॉइज, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंग्जाइटीज। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। क्या क्या हो सकता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के फायदे? पहले ये समझो कि ग्रेप वाइन होता क्या है, ठीक है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन होता है, जहां पर जो है एम्प्लॉइज जो है आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, वो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इससे करेक्ट आंसर बताओ अब।
करेक्ट आंसर होगा बी, डी और ई, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका मोराल क्या है, उनका मनोबल कैसा है, वो आप जान सकते हो। कि एम्प्लॉयज कौन सा समस्या फेस कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं ऊपर तक, लेकिन आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय है क्या उनको एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रहा है, वर्कलोड बढ़ गया है, ये सारी चीजें, क्योंकि लोग आपस में डिस्कस करेंगे ना, बहुत काम है, ये है वो है, लेकिन अपने जो बॉस है टॉप पे उसको नहीं बोल पाएंगे। तो ये होते हैं फायदे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेशंस फॉर कम्युनिकेशन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं वो, उसका किस तरीके से सजेशंस आपको दिखेगा संचार के दुनिया में। emphasis on interpretation, forget our own culture identity, अपने कल्चर को भुला देना दूसरे के लिए। promote an ecosystem of mutual respect, आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। know the cultural context, जो दूसरे लोग हैं उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना। always state facts, हमेशा तथ्यों पर बात करना। मल्टीपल करेक्ट आंसर है, 3 करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक। तो ये बताओ क्या होगा इसमें। मैम स्क्रीन पे हाँ दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन है सी, डी एंड ई। एक तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना कि जो दूसरा आदमी बोल रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके क्या कॉन्टेक्स्ट है, और फैक्ट्स पर बात करना, क्यों, ताकि फिर उलझन और लड़ाई नहीं होगी आपस में। स्क्रीन तो दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी अब दिख रहा है, पहले नहीं अरेंज दिख these रहा था। instructional events for delivering the lesson to students in sequential order। जब आप किसी भी बच्चे को लेसन दोगे तो क्या ऑर्डर होगा उन तक वो लेसन पहुंचाने का। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, eliciting desired behavior, gaining attention, presenting the content, provide feedback। वेरी इजी, कॉमन सेंस पे आप बना सकते हो, बस आप इनको अरेंज कर दो कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होना चाहिए। ऑप्शंस का हेल्प लो, यहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास। सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शंस है ना, ए है, डी है, सी है और बी है। देखो इसमें से क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप बच्चे का अटेंशन ग्रैब करोगे, सबसे पहले ये करोगे। फिर उनको बताओ कि आप पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद आप उनको कंटेंट प्रेजेंट कर दोगे कि ये है, इसको देखो। उस कंटेंट को प्रेजेंट करने के बाद आप जो उसको जिस तरह का बिहेवियरल चेंजेस चाहिए बच्चे में वो आप देखोगे, और फिर आपको फीडबैक लास्ट में। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट इन ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें होती है ना। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किस किस तरीके का हो सकता है। जब कोई दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर, तो इसके क्या क्या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, इसके क्या क्या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सोसाइटी के अनुसार, कल्चर के अनुसार, रिलेशन के अनुसार, किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ये जा सकता है। ए बी सी। हम्म, तो इसका करेक्ट आंसर ए बी सी होना चाहिए। यस, कि वो जो सोसाइटी में रह रहा है वो किस तरीके से सोशली वहां पे ग्रो किया, उसके क्या खुद के कल्चर रहे हैं, और आप लास्ट में रिलेशनल, किस तरह के संबंध
सामने वाला जो रिसीवर है उसके साथ उसके हैं उस तरीके के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से वो आएगा और कम्युनिकेट करेगा करेगी। एक कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर, एक सक्षम संचारक जो होता है वो कल्चरली न्यूट्रल होता है, कल्चरली सेंसिटिव होता है, टोटली एथिकल, सिचुएशनली एथिकल, या फिर एक इफेक्टिव लिसनर होता है। 3 करेक्ट आंसर है 5 ऑप्शंस में से, ये बताओ। क्या हो सकते हैं? जो एक सक्षम संचारक जो बहुत ही इफेक्टिवली बात करता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ई तो होगा करेक्ट, ई देख लो यहाँ से चुन लो। सी दोनों में कॉमन है, मतलब सी भी करेक्ट है। या तो बी या तो डी। सोनम ने सेकंड का है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड या फोर्थ में ऑप्शन देखना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, मतलब बी सी और डी। कल्चरली भी सेंसिटिव होगा, उसे पता है कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुसार वो बात करेगा, वो किसी भी ऐसी भड़काऊ बात ना कर देगा जो कि हो सकता है उस ग्रुप ऑफ पीपुल की संस्कृति में बहुत ही अनएक्सेप्टेबल हो। एक क्वेश्चन देखो, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, सेंड करने से पहले, मैसेज सेंड करने से पहले आप कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ दे देते हो, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रो बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे, प्री मैसेज बोलेंगे, या फीड फॉरवर्ड बोलेंगे? कोई भी मैसेज भेजने से पहले आप कुछ 2-4 बातें और पहले बता देते हो मेन मैसेज से पहले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको फीड फॉरवर्ड, उसको फीड फॉरवर्ड कहेंगे, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक कहता है फीडबैक जो कि रिसीवर सेंडर को देता है, और एक होता है फीडबैक फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड मतलब सेंडर को मेन मैसेज देने से, जब सेंडर जो मेन मैसेज बना रहा है उसके पहले जो वो इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। द कम्युनिकेशन अमंग पर्संस वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर काम कर रहे हैं, है ना, उनके पास कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, उसको क्या बोलेंगे आप? अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, मतलब कोई किसी के सर के ऊपर बैठा नहीं है, तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? इंट्रापर्सनल, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, या फिर डायगोनल? तो वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अपवर्ड नहीं होगा, इंट्रापर्सनल भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग लेवल्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सब एक ही लेवल पे रहते हैं। तो बचता है डायगोनल, कि कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, लेकिन कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता है। चलो ये नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर कल क्लास रखेंगे, अभी कंटिन्यूअस क्लास रखेंगे कम्युनिकेशन, 3-4 क्लास में खत्म कर देंगे और एमसीक्यूज भी करते चले जाएंगे साथ साथ।